अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना आखिरी लेक्चर 8 के पार्ट 4 की तरफ जाती हैं, पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स का। उसके बाद हम डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनको स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का भी पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है। तो आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट सेपरेट करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस हम करेंगे सी एस पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट के अंदर। अगर आप उधर से देख सकते हैं, जैसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूएस का हो गया, पाकिस्तान के हो गए, तो इस तरह। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, केसेस थे, आउटलाइन थी, वो हमने आपके साथ डिस्कस की है, ताकि जो है ना अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकें। तो आज हमारे पास क्या है, हम आज 3 स्टार डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 12 स्टार्स डिस्कस किए थे। तो ये हमारे पास स्टार 1 जो है ना, हम उसमें डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हम स्टार 2 के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस्लामिक प्रोविजंस, यानी पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। पूरी 26 अमेंडमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4D, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इनको पता है क्या, हम कंपैरिजन को क्रैमिंग नहीं कर सकते, उस तरह फिर मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं और जो है ना वो फॉर्म हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऐड करते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स के अंदर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके ऊपर आए हुए हैं। और हमारे पास क्या है, हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एग्री करेंगे, इसके साथ कुछ हम अपनी एग्री वाले पॉइंट्स ऐड करेंगे, कुछ हम अगेंस्ट वाले पॉइंट्स ऐड करेंगे। हम पता क्या करेंगे, इसमें आर्गूमेंट्स डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स ग्रैब करने हैं और जस्टिफाई करना है अपनी चीज़ को विद रेफरेंसेस, ठीक है। हमारे पास जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, एक 1956 के अंदर आया, एक 1962 के अंदर, और तीसरा जो है 1973 के अंदर, जो अभी तक है पड़ा। और जो तीनों है हमारे पास क्या है, रिटर्न है। 1973 का जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने हैं, 280 आर्टिकल्स हैं। नंबर हमेशा जो है ना कांस्टेंट होता है आर्टिकल का, ठीक है। इसके आर्टिकल्स क्या हैं, ऑलवेज नंबर ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। और इसके पार्ट्स क्या हैं हमारे पास, ये बिगेस्ट डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है हमारे पास। हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। पार्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह रोमन्स के अंदर लिखते हैं 1 2 3। और जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं उनको ये वाली गिनती के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, इनको भी हमेशा ऑलवेज इन नंबर्स 1 2 3 इस तरह करके लिखते हैं। हमारे पास चैप्टर्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। और हमारे पास चैप्टर के अंदर क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, ये स्पेसिफिक होती हैं टू डैट पार्ट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक तो हमारे पास कंटिन्यूटी नहीं होती, मतलब कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक पार्ट होता है तो ये उसके साथ उसका चैप्टर ऐड होता है, या उसके अंदर उसके मतलब प्रोविजंस दी जाती हैं। हमारे पास जैसे चैप्टर होता है उसको इस तरह लिखते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। हमारे पास क्या है, इसके अंदर 7 स्केजुअल हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, उनको हमेशा हम वर्ड के अंदर लिखते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह सेवन्थ स्केजुअल है, ठीक है। हमारे पास क्या होती हैं चीज़ें जो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, ओथ्स होते हैं। जो थर्ड स्केजुअल है ना उसके अंदर हमारे पास चेयरमैन वगैरह के लिए ओथ जो होता है वो दिया हुआ है। और हमारे पास रेलिवेंट या एडिशनल थिंग्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट होता है ना उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है एग्जाम्पल जो है ना उसको फाइंड करते हैं स्केजुअल के अंदर, एक्सप्लेनेशन को। अब जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट है, उसका हमने इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो हम कहाँ से मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसकी स्केजुअल के अंदर एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो स्केजुअल के अंदर क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास रिलेटिव एडिशनल डिटेल्स होती है किसी भी चीज़ की। अब जैसे चेयरमैन का ओथ देखना है, ओथ ऑफ द चेयरमैन, तो उसको भी हम थर्ड स्केजुअल के अंदर देखते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो 7 स्केजुअल है उनके अंदर डिफरेंट जो है ना लोगों उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो गवर्नमेंट मशीनरी या गवर्नमेंट वर्किंग है, और उनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और जो हमारे पास आर्टिकल है वो हमारे पास किस तरह है, 1 2 3 4 5 इस तरह हैं। और फिर इस तरह भी हैं कि जो आर्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, उसका 2A है, 2B है, इस तरह 2C है, उसको भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया है सब टाइप्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कैपिटल ए हम कब लिखते हैं और इसके साथ स्मॉल ए कब लिखते हैं। जब हमारा कोई न्यू आर्टिकल आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, या कोई अमेंडमेंट आती है तो उसके अंदर हम क्या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉल ए है ना, ये क्या होता है हमारे पास, उसका जो है ना सब क्लास कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारे पास आर्टिकल 2 है, उसकी ये हमारे पास क्लास बी है, फिर क्लास बी की सब क्लास क्या है, ए है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आर्टिकल 2 का ये सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फिर हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। तो जो फर्स्ट आएगा उसको हम क्लास कहेंगे, जो उसके बाद आएगा उसको क्या कहेंगे, सब क्लास कहेंगे।
अब ये हमारे पास क्या है, सपोज कि ये हमारे पास आर्टिकल 2 है और ये उसकी जो है ना क्लास है और ये उसकी क्या है बी सब ए हमारे पास क्या है सब क्लास है। अब आर्टिकल 2 क्लास बी सब क्लास ए, इसको इस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ हमारे पास आता है तो हमारे पास ये आर्टिकल 2 है, मतलब इसका हम उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह उसको बोलते हैं। ये हमारे पास बोलने का स्टाइल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसके अंदर क्या था, इसको किसने दिया था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया था। फर्स्ट तो पहले से डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको किसने दिया था, उसके अंदर हमारे पास क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी थी, ठीक है। उसने इसके क्या कहते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया था, और उसने क्या किया था कि हमारे पास जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थी वो दिया गया था। नहीं, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं ये भुट्टो ने दिया था, इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो अभी तक है पड़ा हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसमें पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। हमारे पास बेस ऑफ प्रीएम्बल क्या है हमारे पास, वो इसकी बेस जो है ना वो ये है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को एज ए प्रीएम्बल रखा गया, ठीक है। बेस ऑफ प्रीएम्बल इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया, सेकंड में थर्ड में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया। अमेंडमेंट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह कर सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी होना ज़रूरी है, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। उसके हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पहले दो थे ना वो यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिनके अंदर हमारे पास जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था ना वो पाकिस्तान के साथ था। अब जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये बाई कैमरल है, जब हमारे पास सिर्फ जो है ना वेस्ट पाकिस्तान है। तो पहले हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो यूनिकैमरल थे, अब जो थर्ड वाला है वो क्या है, बाई कैमरल है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 लिस्ट जो है ना हमारे पास फेडरल प्रोविंसेस की है, करंट करंट कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, ठीक है। और हमारे पास क्या है जो फेडरल लिस्ट है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट्स ऑन विच फेडरल वर्क्स। ये हमारे फेडरल लिस्ट के अंदर क्या होता है कि वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे फेडरल वर्क करते हैं, मतलब हमारे पास डिफेंस वगैरह हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इस तरह की चीज़ें। और जो प्रोविंशियल लिस्ट है वो उसके ऊपर जो प्रोविंस काम करते हैं, जो प्रोविंस के अंदर बॉडीज़ होती हैं या फंक्शनरीज होती हैं तो वो प्रोविंशियल लिस्ट में आती हैं। तीसरी हमारे पास क्या होती है, कंकरेंट में क्या होती है जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर क्लैश आ जाए तो फिर जो है ना जो फेडरल वाली बात होती है वो प्रिवेल करेगी, जैसे केस ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो, ठीक है। उसके बाद 1973 जो है ना उसके तहत जो है ना हमारे पास फेडरल लिस्ट जो है ना जो लिस्ट है वो क्या है कि हमारे पास इसका रेफरेंस क्या है, हमारे पास फोर्थ स्केड्यूल रेड विद आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट जो है ना हमारे पास इसको हम इस तरह लिखते हैं RW से, ठीक है, रेड विद। तो ये हमारे पास कोई भी जजमेंट होती है तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जजमेंट हो गई। हमारे पास फोर्थ स्केड्यूल क्या कहता है, ये कहते हैं FLL पार्ट 1, इस चीज़ को हमारे पास फोर्थ स्केड्यूल डिफाइन करते हैं, और FLL पार्ट 2 को, ठीक है। ये हमारे पास FLL का मतलब क्या हो गया, फेडरल लेजिस्लेचर लिस्ट, ठीक है। अब फोर्थ स्केड्यूल इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो है ना फेडरल लेजिस्लेचर जो लिस्ट है उसके मुताबिक हमारे पास 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना हमारे पास कौन कौन सी जजमेंट्स दी हुई हैं, ये उनके रेफरेंसेस हैं। फिर हम चलते हैं आगे, हमारे पास जो मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, उनके जो 6 पॉइंट थे उनमें क्लेम किया गया था प्रोविंशियल अटानमी। तो इसी प्रोविंशियल अटानमी को प्रोपेगेंडा बना के फिर वो जो है ना सारा पाकिस्तान को तकसीम किया गया। अब जो 18th अमेंडमेंट है उसके होने के बाद जो है ना अब जो प्रोविंशियल जो लिस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, पहले ख़त्म हो गई थी फिर, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया कि 18th अमेंडमेंट के बाद दोबारा जो है ना प्रोविंशियल अटानमी सूबों को वापस कर दी गई है। अगर ये पहले हो जाता तो पाकिस्तान तकसीम ना होता। हमारे पास जो आर्टिकल 142 है FLL पार्ट 1 जो है ना जो उसमें क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना मतलब प्रोविंशियल पावर जो है ना वो नॉट दोज इंक्लूडेड इन FLL पार्ट 1, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो FLL पार्ट 1 के अंदर जो सब्जेक्ट की प्रोविंशियल पावर्स हैं ना उनको छोड़ के जो बाकी सारी पावर्स हैं उसमें क्या है कि प्रोविंस जो है ना उनकी ऑटोनॉमी है। हमारे पास क्या होता है, रेजिडुअल ऑटोनॉमी होती है और एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी होती है, दो तरह की ऑटोनॉमी होती है प्रोविंसेस के पास, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, मुजीबुर रहमान जो है ना उन्होंने क्या क्लेम किया, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम डिमांड क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। मतलब वो रेजिडुअल ऑटोनॉमी की तरफ नहीं थे, वो क्या चाहते थे कि उनको क्या दी जाए, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी जाए, कि मतलब मोर पावर टू प्रोविंसेस दी जाए और फेडरल के पास जो है ना लेस पावर्स हों, मतलब ज़्यादा जो सूबे हैं ना उनको ज़्यादा पावरफुल कर दिया जाए, जो 18th अमेंडमेंट के बाद हुए थे, ठीक है। जो दूसरा जो हमारे पास केस था ना वो क्या था कि जो प्रेसिडेंशियल जो हमारे पास रेजिडेंशियल ऑटोनॉमी थी ना उनको ये दी गई। अब वो डिमांड क्या कर रहे थे कि हमारे पास क्या हो, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, और उनको दी क्या गई, रेजिडुअल ऑटोनॉमी दी गई। अब ये क्या है कि हमारे पास जुडिशरी जो है ना उसको वो मुजीबुर रहमान चाहते थे कि उसको इंडिपेंडेंट किया जाए। जो जुडिशियल रिव्यू है ना
वो डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू यानी अपील एटसेट्रा। वो चाहते थे कि जुडिशियल रिव्यू दिया जाए, ये नहीं चाहते थे कि मतलब एक अपील वगैरह करनी चाहिए या इस तरह की। वो चाहते थे कि हमें प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू दिया जाए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए, हमें एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी जाए। तो ये मुजीबर रहमान की डिमांड्स थी, वो ये चीज़ें क्लेम करते थे। हमारे पास क्या था कि अल्ट्रा वी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है कि लॉ जो है ना उसके अंदर अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो फिर उसको किस तरह मतलब बिहेव करता है, ये उसको किस तरह लेके चलता है। अब जो जुडिशरी है ना वो इस चीज़ को क्या कर सकती है, फिनिश कर सकती है। अब जैसे हमारे पास प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के पास क्या थी, मजलिस शूरा थी। तो वो क्या करती है, हमारे पास असिस्टेंस करती है फॉर लेजिस्लेशन। हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर मजलिस शूरा जो होती है ना, ये पार्लियामेंट, वो क्या करती है, हमें लेजिस्लेचर कानून वगैरह बनाने के अंदर असिस्ट करती है, लाज बनाने के अंदर। अब कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, वो कि हमारे पास जो उलमा होते हैं ना उनसे एडवाइस ली जाती है, सजेशन ली जाती है, फिर कानून साजी की जाती है ताकि वो इस्लाम और दीन के ख़िलाफ़ ना हो। फिर हमारे पास नंबर 4 क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट जो थी ना वो फर्स्ट टाइम जो है ना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई थी। और फिर नंबर 3 पे जो हमारे पास है ना FSC। ठीक है, ये लॉ बनने के बाद फिर हमारे पास क्या किया कि इन लॉ को चेक, FSC फेडरल शरीयत कोड बनाई गई। वो क्या करती थी कि कोई अगर लॉ बनता तो उसको चेक करती है इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक रूल्स। तो ये थे, ये हमारे पास सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट टाइम जो था ना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ ऐड की गई थी, फेडरल शरीयत कोर्ट और लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह का कंसेप्ट लाया गया था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपना जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी की तरफ। अब जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी या जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान, वो और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है वो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर। और हमारे पास जो है ना पेपर आर्गूमेंट्स डिटेल्ड। अब देखें ना, अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आते तो फिर आपको क्या होगा, इनके साथ आर्गूमेंट्स देनी पड़ेंगी और डिटेल स्टडी के बाद ही आप इनको मतलब सही तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मगर इनको डिफ्रेंशिएट इन्हीं बेसिस पे करना है जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इस्लामिक प्रोविजंस, यानी जो हमारे पास पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या है कि एक्सप्लेन इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्ट 9 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर्टिकल्स, उनको डिफाइन करेंगे। हमारे पास जो है ना पार्ट 9 प्लस आर्टिकल्स। अब हम इनको क्या डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल 227 है वो क्या करता है कि प्रोविजन रिलेशन टू द कुरान एंड सुन्नत। तो इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 227 के अंदर हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। आर्टिकल 228 ऑफ 1973 क्या कहता है कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक कौंसल होनी चाहिए। 90 आर्टिकल जो हमारे पास है ना 229, वो क्या कहता है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट होनी चाहिए उसके अंदर इस्लामिक कौंसल या अकॉर्डिंग टू मजलिस शूरा इस तरह का उसके अंदर माहौल होना चाहिए। आर्टिकल 223 क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ इस्लामिक कौंसल होने चाहिए। क्या होना चाहिए वो, टू असिस्ट पार्लियामेंट इन इस्लामिक लॉ लेजिस्लेशन। तो ये हमारे पास जो था ना ये इस्लामिक प्रोविजंस थी, आर्टिकल्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो है ना प्रीएम्बल जो रखी गई ना हमारे लॉ के अंदर, उसका क्या इस्लामी तर्ज है। अब हमारे पास जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो नेम ऑफ स्टेट है वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इस्लाम जो हमारे पास है ना एक स्टेबल रीजन है, ठीक है, रिलीजन है। तो इस्लाम एज ए स्टेबल रिलीजन हमारा ये आर्टिकल 2 कहते हैं 1973 का। फिर हमारे पास क्या दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। ये क्या कहते हैं कि हमारे पास बाइंडिंग किन चीज़ों को रखना चाहिए, नेचर के रोल को थी, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई रिट वगैरह फाइल होती है तो उनको क्या है, इस्लामिक जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स को, इस्लामिक जो है ना लॉज उनके तहत फ़ौरन जो है ना उनको प्रोवाइड कीजिए असिस्टेंस। हमारे पास क्या होंगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे, स्टेट बाइंड करेगी, बाइंड करवाएगी, इसकी रिट जो है ना स्टेट करेगी। ठीक है, नॉन बाइंडिंग क्या होते हैं, जिसकी रिट फाइल नहीं होती, जो बाइंडिंग होते हैं उनकी रिट फाइल होती है। तो हमारे पास अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई इशू आता है तो वो भी क्या होंगे, वो बाइंडिंग होंगे। तो उसके बाद 1985 के अंदर ज़िया उल हक ने क्या किया, जो हमारे पास आर्टिकल 2A था वो ऐड किया। उसके अंदर क्या था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज सब्सटेंसिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना सब्सटेंसिव पार्ट करार दिया गया। और हमारे पास क्या था कि जो नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ लॉ थी उसके अंदर भी इस प्रीएम्बल को ऐड किया गया था। प्रीएम्बल की थी हमारे पास पहले नॉन बाइंडिंग नेचर की थी और इधर क्या हो गई, उसको बाइंडिंग नेचर का कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है कंपलसरी के अंदर हमें, हाँ सीधे सर ने अपनी थोड़ी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमारे पास जो कंपलसरी होता है उसके अंदर क्रैमिंग नहीं चाहिए। ये हमारे पास क्या होती है, क्रैमिंग फेलियर की तरफ ले जाती है, ओपिनियन डेवलप करना होता है, ठीक है। 1962 और 1973 के जो आर्टिकल हैं, ये फिर हमारे पास जो 1982 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इन चीज़ों को भी आप जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप मतलब CSS के अंदर अपेयर होना चाहते हैं तो। अब जो हमारे पास आर्टिकल 31 है वो क्या कहता है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। आर्टिकल 38 जो है ना उसकी क्लास जो है ना F, और आर्टिकल 38F इसको इस तरह लिखते हैं, ये हमें क्या रिबा या इंटरेस्ट के बारे में बताता है
कि एलिमिनेशन ऑफ रिबाज है एज सुन एज पॉसिबल, ये इस्लामिक स्टेट की जो क्या है जिम्मेदारी है। आर्टिकल 40 जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बताता है। आर्टिकल 41 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट को मुसलमान होना चाहिए। आर्टिकल 203 क्लास सी वो क्या कहते हैं कि फेडरल स्टेट कोर्ट्स कंट्री के अंदर होने चाहिए। आर्टिकल 227 क्या कहता है कि शरिया होनी चाहिए, कि कोई भी लॉ जो है ना वो वायलेशन ऑफ इस्लामिक इंजेक्शंस के खिलाफ ना हो। और हमारे पास क्या है आर्टिकल 228 वो क्या कहता है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हो चुकी हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनको हम अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन कहते हैं या मॉडिफिकेशंस कहते हैं। अल्ट्रेशन क्या होती है, माइनर चेंजेस होती हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है, ये मेजर चेंजेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना जो अमेंडमेंट्स अल्ट्रेशन होते हैं उनके लिए हम कॉमा या डॉट यूज़ करते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और अमेंडमेंट्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डैश यूज़ करते हैं। ये अमेंडमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, मॉडिफिकेशन हमारे पास मोस्टली जो है ना स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। जैसे हमारे पास 58 टू बी है ना, ये पावर शिफ्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, तो इसके अंदर हमने क्या की, मॉडिफिकेशन की। ठीक है, अमेंडमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स हम एक्ट के अंदर करते हैं या बिल के अंदर करते हैं, तो दोनों के अंदर हमें क्या ज़रूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग अल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब जो एग्जामिनर है ना वो क्या पूछता है इसके अंदर, वो पूछता है 1973 का अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट्स है ना उनको बताएं। इसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। मतलब इधर तो बड़ी बड़ी लिखी होती है ना, आपने उस तरह नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट थी ना, ये 1974 के अंदर आई। ठीक है, जब हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया तो इसके अंदर हमने क्या किया, अपनी जो बाउंड्रीज थी वो रीडिफाइन की। और जो हमने क्या किया था, हमने जो हमारे रेफरेंसेस थे ईस्ट पाकिस्तान के उनको भी हमने रिमूव किया था। जो सेकंड हमारे पास अमेंडमेंट आई थी 1974 के अंदर, हमने उनके अंदर मुसलमान को डिफाइन किया था, डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम। और हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास अमेंडमेंट है ना वो आई हमारे पास 1975 के अंदर। उसके अंदर हमने क्या किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ये बनाई थी, थर्ड अमेंडमेंट की थी। उसमें क्या था कि एमपीओ लॉ जो था ना उसके तहत जो है ना स्टेट अरेस्ट अंडर दिस लॉ, स्टेट इस एमपीओ के तहत जो था ना वो अरेस्ट करता था। तो इसके क्या था कि इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं। 1975 के अंदर इसको ऐड किया गया, थर्ड अमेंडमेंट लाई गई। इसका मतलब क्या था कि जैसे अभी 9 मई वाला वाक़या हुआ है, उसमें स्टेट अरेस्ट जो है ना 1 से जो 3 दिन है, इसके अंदर 1 से 3 दिन बंदे को अरेस्ट करके रख सकती है। उसका क्या क्या बताती थी कि ये ठीक है ब्रीच ऑफ पीस, या मतलब ये शख्स है ना बदअमनी करना चाहता था, इसलिए उनको पता है 3 दिन पहले ही जो है ना एमपीओ लॉ के तहत जो है ना उसको कैद कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कब आई थी, ये हमारे पास 1975 के तहत आई थी। अब जैसे 9 मई वाला वाक़या हुआ से 3 दिन पहले अगर वो किसी को उठा के अंदर डाल देती हैं तो उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो कहेंगे कि ये बदअमन शख्स है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दी, ताकि ये इससे बदअमनी ना क्रिएट कर सके। मेरे पास फोर्थ जो अमेंडमेंट थी वो 1975 के अंदर ही। उसके अंदर क्या था कि कोर्ट के पास जो है ना, कोर्ट हैज़ नो पावर टू ग्रांट बेल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन उसके खिलाफ कोर्ट जो है ना कोई बेल नहीं दे सकती। 1976 के अंदर जो अमेंडमेंट आई, फिफ्थ अमेंडमेंट, उसमें क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट थी वो कायम कर दी गई थी, जैसे 200 केस की वजह से, क्योंकि पहले जो केसेस होते थे वो सारे इधर पंजाब के अंदर आते थे, लाहौर के अंदर। तो अब उनके केसेस को वहीं पर सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे हाई कोर्ट बना दी। 1976 के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो जज था हाई कोर्ट का, उसकी एज 62 ईयर्स कर दी गई, और जो जज था सुप्रीम कोर्ट का उसकी एज कितनी कर दी गई, 65 ईयर्स। 1977 के अंदर जो हमारे पास सेवंथ अमेंडमेंट आई, उसके मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है उसको राइट है कि वो ऑब्टेन कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकता है अगर उसको लगता है कि अभी उसकी जो है ना पार्टी वीक हो रही है, या कोई प्रॉब्लम है, या फिर आवाम के अंदर जो है ना पॉलिटिकल वो पैदा हो रहा है, गैप पैदा हो रहा है। तो ये हमारे पास सेवंथ अमेंडमेंट है। जैसे कि हमारे पास सेवंथ अमेंडमेंट को कब यूज़ किया गया है, जो हमारे पास 8th आर्टिकल, 17th आर्टिकल, 13 आर्टिकल और 18th जो है ना हमारे पास जो अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे भी यूज़ किया गया। हमारे पास क्या है कि 8th अमेंडमेंट, ये तो हमारे पास सेवंथ अमेंडमेंट हो गई ना। 8th अमेंडमेंट हमारे पास क्या थी कि 58(2)B जो था ना उसको 8th अमेंडमेंट के तहत लाया गया, 17th अमेंडमेंट के तहत वो थी, और उसको जब रिमूव किया गया 13 अमेंडमेंट में, और 18th अमेंडमेंट जो 18th अमेंडमेंट जो रिसेंट हुई है उसके अंदर पता है क्या गया, इनको रिमूव कर दिया गया 58(2)B को, जो प्रेसिडेंट को पावर देता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अमेंडमेंट नंबर 9 आती है। 9th अमेंडमेंट ऑफ 1986 के अंदर आई। उसमें क्या था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ था, और कोई भी बिल पास नहीं हो सकता उससे पहले कि हमारे पास क्या हो कि वो इस्लामिक जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो। और फिर हमारे पास 10th अमेंडमेंट आई 1987 के अंदर। इसमें क्या था कि सेनेट और नेशनल असेंबली जो थी ना वो दोनों को ज्वाइन कर दिया गया 160 डेज़ के लिए, जो है ना जॉइंट सेशन होते थे, और 130 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11वीं अमेंडमेंट आई जो थी 1986 के अंदर। उसमें क्या था कि जो वुमेन की सीट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ये की गई थी अमेंडमेंट 1986 के अंदर।
ठीक है, हमारे पास फिर 12वीं जो अमेंडमेंट है ना, वो हमारे पास कब आई 1991 के अंदर। उसमें क्या था कि स्पीडी ट्रायल फॉर 3 ईयर्स एफसी वगैरह बना दी गई, फेडरल कोर्ट्स वगैरह। ठीक है, उसके अंदर स्पीडी ट्रायल्स के लिए ये 12 अमेंडमेंट के तहत बनाई गई। ठीक है, और जो 18th अमेंडमेंट है उसके अंदर जब 175 ए जो था ना, उसको ऐड किया गया। उसमें क्या था कि जब जज की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो मेथडोलॉजी के तहत होनी चाहिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास क्या था कि जो 13th अमेंडमेंट थी ना 1997 के अंदर आई, उसमें 58(2)B को ख़त्म कर दिया गया। 14th अमेंडमेंट 1997 के अंदर आई, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग को अंदर ख़त्म कर दिया गया। उसके अंदर क्या था कि एमएनए जो है ना वो टिकट ले गया था अगर पीटीआई की, तो ये बिल इसलिए लाया गया ताकि जो है ना वो अपोजिट जो है ना पार्टी के अंदर ना जा सके। जिस पार्टी की टिकट लाया है उसी पार्टी के साथ रहेगा। अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग या ये फ्लोर क्रॉसिंग करता है या हॉर्स ट्रेडिंग करता है तो फिर उसकी जो रुकनीत है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब ये पार्टी के पास अख्तियार दिया गया फिर ये इसको हॉर्स जो ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए। मतलब आपने जिस पार्टी के साथ वोट ली है, आप एमएनए बने हैं, तो फिर उसी पार्टी के साथ आप रहे। आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। फिर 15th अमेंडमेंट आई, वो 1998 के अंदर है। उसमें क्या था कि शरिया लॉ को इम्पोज किया गया एज ए सुप्रीम लॉ। फिर हमारे पास क्या हुआ कि 16वां अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ 1999 के अंदर आई। इसमें हमारे पास क्या हो गया, माइनॉरिटी कोटा लाया गया। 17th अमेंडमेंट 2003 में आई, उसमें मुशर्रफ ने क्या किया था, 58(2)B को वापस ले आया था। और फिर हमारे पास 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर आई, उसमें क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। ठीक है, और 19th अमेंडमेंट हमारे पास आई 2010 के अंदर। ठीक है, उस अभी इसको ये नलीफाई कर दिया गया। जो 20th अमेंडमेंट थी 2012 के अंदर आई, उसमें क्या था, केयर टेकर जो सेटअप था वो लाया गया। मतलब अपोजिशन बेंच और रूलिंग पार्टी दोनों को इन्वॉल्व किया जाए, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जाए विद इन 3 डेज। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना उनको अनाउंस किया जाए, अदरवाइज जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर देगा इन 3 दिनों के अंदर। ठीक है, ये केयर टेकर सेटअप के बारे में थी 20वीं अमेंडमेंट। फिर हमारे पास क्या हुआ, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं ना, वो हमारे पास 8 मेंबर्स पर कंसीट होने चाहिए। 4 जो रूलिंग पार्टी के होंगे, 4 अपोजिशन पार्टी के होंगे। फिर जाके वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और फिर वो इलेक्शन करवाएंगे दोबारा। जो 21वीं अमेंडमेंट थी ये 2015 के अंदर आई। इसमें क्या थी, मिलिट्री कोर्ट्स को बनाया गया 2 साल के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, सनसेट क्लास भी कहते हैं। सनसेट क्लास कौन सी होती है, जो टाइम डिफाइंड होती है, मतलब जैसे 2 साल के लिए उन्होंने बनाई थी। तो 22वीं अमेंडमेंट 2016 के अंदर उसमें क्या किया गया था, डील की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। जो चेयरमैन थे ना उनकी रिलेटिव एज क्या होनी चाहिए, 65 से बढ़ाकर 68 कर दी गई। जो मेंबर जो थे ना उनकी रिलेटिव एज 62 से 65 कर दी गई। तो जो पहले जजेस मेंबर नहीं थे तब उनको ख़त्म कर दिया गया था। अब एक जो मेंबर था ना उनको कंपलसरी कर दिया गया था फ्रॉम एवरी प्रोविंस कि वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा होगा। ठीक है, ये हमारे पास 22वीं अमेंडमेंट थी। उसके बाद हमारे पास क्या आई उसके बाद हमारे पास आई 23rd अमेंडमेंट 2017 के अंदर, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए। फिर 24वीं अमेंडमेंट आई 2017 के अंदर, उसमें सीट एडजस्टमेंट की गई अमंग प्रोविंसेस। फिर हमारे पास 25th अमेंडमेंट आई जिसके अंदर हमारे पास फाटा को मार्च कर दिया गया। फिर 26th अमेंडमेंट आई जिसमें नेशनल असेंबली जो है ना उसकी सीट्स को इंक्रीज़ करके 12 कर दिया गया और प्रोविंशियल असेंबली की 24 कर दी गई। तो इसके अंदर इनकी इतनी सीटें इंक्रीज़ की गई और इतनी इनकी सीट इंक्रीज़ की। ये 26 अमेंडमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बी कनेक्टेड विद मी for more interesting stuff. Allah Hafiz.